नमस्कार साथियों। आरपीएससी सेट लाइफ साइंस का जो पीछे जितने पेपर्स हुए हैं उन पेपर्स का डिस्कशन करने के क्रम में सभी क्वेश्चंस के सभी ऑप्शंस का साइंटिफिक एनालिसिस करके उसका जो राइट आंसर है वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, और बाकी ऑप्शंस है उनके बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो डिटेल डिस्कशन है ये हमारी आरपीएससी सेट लाइफ साइंस का जो आगामी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसी क्रम में हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट टू ब्रेक द प्रॉपर सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस दी गई है ये प्रतिवर्ती चाप, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क का दिया हुआ है सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में हम जानते हैं कि सबसे पहले जो आता है वो होता है रिसेप्टर, सेकेंड नंबर पर सेंसरी न्यूरॉन, थर्ड नंबर पर इस पे सिनेप्स आता है, फोर्थ पर मोटर न्यूरॉन और फिफ्थ पर इफेक्टर। अब इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो देखते हैं हम। तो शुरुआत में सबसे पहले इन्होंने रिसेप्टर दिया हुआ है जो कि एकदम सही है। रिसेप्टर होगा जो डीपर है उनको ग्रहण करता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे इन्होंने दिया है सिनेप्स, जबकि यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन आना चाहिए। इसका मतलब इस सीक्वेंस को सबसे पहले कहाँ तोड़ दिया गया, यहाँ पर तोड़ दिया गया, यहाँ पर सिनेप्स ना आकर के सेंसरी न्यूरॉन आना चाहिए था। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो राइट आंसर है वो सिनेप्स है यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा मोटर न्यूरॉन, तो यहाँ पर तीसरा नंबर सिनेप्स होता, चौथा नंबर जो होता वो मोटर न्यूरॉन का होता, और उसके बाद में इफेक्टर होता। यहाँ पर इन्होंने सेंसरी न्यूरॉन को सबसे लास्ट में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सिनेप्स, क्योंकि सबसे पहले ये सीक्वेंस जो है यहीं पर ब्रेक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है केमिकल सिग्नलिंग से रिलेटेड। ये सेल सिग्नल वाला जो पार्ट है ना उस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, और यहां पर पूछा गया है कि केमिकल सिग्नलिंग जो है वो क्या है। तो केमिकल सिग्नलिंग क्या होती है? कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। पहला ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। दूसरा है टू रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर, टू किल ईच अदर फॉर स्पेस, टू लिव टुगेदर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ईच अदर। ये बताया गया है कि ये ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल सिग्नलिंग है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम समझे केमिकल सिग्नलिंग क्या होती है। केमिकल सिग्नलिंग में कोई एक ऑर्गेनिज्म जो सिग्नल दे रहा है वो किसी केमिकल को निकालता है और उस केमिकल से जो सूचना है रिसीवर के द्वारा ग्रहण की जाती है। तो यहां पर इसमें हम देखते हैं कि सूचना देने वाला जो है वो सिग्नलर है, अर्थात सिग्नल देने वाला, और सिग्नल लेने वाला है रिसीवर। और सिग्नल जो दिया जा रहा है वो एक केमिकल के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं केमिकल सिग्नलिंग। तो यहां पर इसका जो मेन उद्देश्य है वो है इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण। तो इसमें जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इन चारों में से सबसे पहले जो ऑप्शन है कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर, ये इसका जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि केमिकल सिग्नलिंग का मेन उद्देश्य यही होता है कि वो सिग्नल देने वाले और सिग्नल को ग्रहण करने वाले के बीच में इंफॉर्मेशन का स्थानांतरण करे। ये जो सेकंड ऑप्शन है टू रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर, ये इसका कारण नहीं है, ये सिग्नलिंग केमिकल सिग्नलिंग के द्वारा नहीं होता। टू किल ईच अदर, ये तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, और प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी ये नहीं है। तो इसका जो मेन मोटो है वो केवल कन्वेइंग इंफॉर्मेशन ही है, तो इसलिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट माना गया है। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि on the basis of development
ओडोंटोइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस ऑफ मैमल्स इज। ये ओडोंटोइड जो प्रोसेस, हिंदी में हम इसको प्रवर्त बोलते हैं, ये डेवलपमेंट के बेस पर जो मैमल्स में पाया जा रहा है, एक्सिस एक वर्टिब्री है, उस एक्सिस वर्टिब्री के ऊपर ओडोंटोइड प्रोसेस पाया जाता है। तो वो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो किससे डेवलप हुआ है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो है रिब्स ऑफ एक्सिस वर्टिब्री। सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें वो दे रखा है इसमें सेंट्रम ऑफ एटलस। तो जो पहला ऑप्शन है रिब्स ऑफ एक्सिस वर्टिब्री, यानी कशेरुका की पसलियां, हिंदी में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं ये जो रिब्स होती हैं वो कोस्टल एलिमेंट से बनती हैं और ओडोंटोइड प्रोसेस के निर्माण में इनका कोई भी योगदान नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है एटलस का सेंट्रम, सेंट्रम ऑफ एटलस। तो हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसके दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो एटलस है, एटलस को हम C1 भी बोलते हैं, सर्विकल 1 का जो सेंट्रम होता है वो अलग हो जाता है। यहां हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये एटलस है C1, इसका जो ये सेंट्रम है जिसको बॉडी बोला गया है, ये यहां से अलग हो रहा है और अलग होकर के इसके नीचे यानी एक्सिस यानी C2 दूसरी सर्वाइकल जो है वर्टिब्री, दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्री जिसको हम बोल रहे हैं एक्सिस, उससे जाकर के ये जुड़ जाती है और जुड़ करके ओडोंटोइड प्रोसेस का निर्माण करती है, जिसको हम डेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इसका दूसरा नाम क्या है, एक और नाम बोल सकते हैं इसको, डेंस। तो हमने देखा कि ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इसका निर्माण जो हो रहा है वो तो एटलस यानी जो सर्वाइकल वर्टिब्री नंबर 1 जो है उसमें ये सेंट्रम अटैच्ड होती है, जो कि बाद में यहां से स्प्लिट होकर के दूसरे नंबर की जो सर्वाइकल वर्टिब्री है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस, उससे जाकर के जुड़ जाती है और ओडोंटोइड प्रोसेस का निर्माण करती है, जिसको हम टेंस भी बोलते हैं। तो इसमें जो ये दे रखा है सेकंड ऑप्शन सेंट्रम ऑफ एटलस, ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो अगला ऑप्शन है न्यूरल स्पाइन ऑफ एटलस, न्यूरल स्पाइन न्यूरल आर्क से बनती है और इसका ओडोंटोइड प्रोसेस के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। अगला है एक्सिस का सेंट्रम, सेंट्रम ऑफ एक्सिस। एक्सिस का सेंट्रम केवल एक्सिस के मुख्य शरीर का निर्माण करता है, जो एक्सिस का जो मेन बॉडी है ना, केवल इसका निर्माण ही करता है, यानी ये ओडोंटोइड प्रोसेस का निर्माण नहीं करता। तो ये भी इसका ऑप्शन गलत है। राइट ऑप्शन जो है सेंट्रम ऑफ एटलस है, जो कि इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टीलोलेसिथल एग्स। टीलोलेसिथल एग यानी जो अंडे हैं उनके लिए कौन सा ऑप्शन यहां जो दिए गए हैं वो सही है। पहला ऑप्शन है मोर यॉक कंसंट्रेटेड एट वेजिटेटिव पोल, यानी वेजिटल पोल पर अधिक योग होता है। दूसरा इसमें जो ऑप्शन है वो होता है मोर यॉक कंसंट्रेटेड एट एनिमल पोल। पहले कहा गया है कि
वेजिटल पोल पर अधिक योग होता है। तो जो टीलोलेसिथल अंडे होते हैं उन अंडों में योग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और अधिकांश योग जो होता है इसका अधिकांश पितक जो है वो वेजिटल पोल पर ही संचित होता है। एनिमल पोल पर केंद्रक और सक्रिय कोशिका द्रव्य पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यानी इसका जो एनिमल पोल है वहां पर योग नहीं होकर के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। तो टीलोलेसिथल एग्स में वेजिटल पोल पर योग की मात्रा कंसंट्रेटेड होती है। तो जो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो यही हो। अगला ऑप्शन जो दे रखा है द मोर योग कंसंट्रेटेड एट एनिमल पोल। तो एनिमल पोल पर योग नहीं होता, अभी हमने बात की योग नहीं होता, यहां पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है दे आर फेयरली स्मॉल इन साइज। ये आकार में छोटे होते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है क्योंकि टीलोलेसिथल अंडे सामान्यतः बड़े होते हैं क्योंकि इनमें योग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी इसका गलत है। अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है दे हैव लिटिल अमाउंट ऑफ योग। ये भी रॉन्ग है क्योंकि टीलोलेसिथल अंडों में योग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो योग के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर अगर हम बात करें, योग के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर 3 प्रकार के अंडे होते हैं, आइसोलेसिथल, होमोलेसिथल जिसको हम बोलते हैं टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। ये 3 प्रकार के अंडे हैं, वो योग के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर हैं। पहला जो होता है आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल, इसमें योग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है और बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इन अंडों में नॉर्मली होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है और इसके एग्जाम्पल है सी अर्चिन, एम्फियोक्सस और मैमल्स। जितने भी स्तनधारी हैं उनके अंडे आइसोलेसिथल होते हैं और इनमें योग की मात्रा बहुत कम होती है, स्मॉल मात्रा में इसकी अमाउंट होती है। टीलोलेसिथल अंडे, इनमें योग इज कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द वेजिटल पोल। योग जो होता है वो वेजिटल पोल की तरफ होता है और मात्रा में भी बहुत ज्यादा होता है। यहां पर हमने मेंशन नहीं किया हुआ, मात्रा में भी बहुत ज्यादा होता है और इन अंडों में होलोब्लास्टिक या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं फ्रॉग। फ्रॉग जो है इसका ऑप्शन है, एग्जाम्पल है फिश, बर्ड, रेप्टाइल। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं टीलोलेसिथल अंडे के। हमने देखा है मुर्गी का अंडा जो है वो साइज में बड़ा भी होता है, तो वही अभी हमने डिस्कशन किया था यहाँ पर। ये सी में क्या कहा गया है, दे आर फेयरली स्मॉल इन साइज, जो कि रॉन्ग है क्योंकि बड़े होते हैं साइज में। अगला जो इसमें जो प्रकार है, टाइप है अंडों का, वह सेंट्रोलेसिथल। इसमें योग की मात्रा कम होती है लेकिन आइसोलेसिथल अंडे जो हैं उनसे ज्यादा। योग इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। यहां पर जो योग है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, यानी यहां पर अंडे वेजिटल पोल की तरफ कंसंट्रेटेड नहीं होते, यहां पर सेंटर में कंसंट्रेटेड होते हैं, सेंटर में ज्यादा मात्रा में होते हैं। और इनमें जो क्लीवेज पाया जाता है वो होता है मीरोब्लास्टिक, जिसको हम सुपरफिशियल क्लीवेज भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो। तो अगर हम देखिए तो सारे इंसेक्ट है, तो इसका ब्रॉड लेवल पर अगर हम इसका एग्जाम्पल बोलेंगे तो हम बोलेंगे इंसेक्ट्स। जितने भी कीट हैं उन सब में जो अंडे होते हैं वो सेंट्रोलेसिथल होते हैं। तो नॉर्मली हर एग्जाम में एक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें ये 3 प्रकार के जो अंडे बताए गए हैं योग की मात्रा के बेसिस पर, वो हमें पता होना चाहिए
और ये बीच में हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट और दे दिया, क्लीवेज। कौन से अंडे में कौन सा क्लीवेज पाया जाता है, एज इट इज यहां से क्वेश्चन उठा लिया जाता है और ये ऐसे कैसे इसका आंसर दिया हुआ होता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है द लॉन्गेस्ट unstated smooth muscles are found in the wall of skin, uterus with embryo, sperm duct with urethra, stomach। इन चारों में से सबसे लंबी अरेखित चिकनी पेशियां इसमें पाई जाती हैं। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन दिया गया स्किन का। त्वचा में हम जानते हैं इरेक्टर पिलाई मसल्स होती है। इरेक्टर पिलाई मसल्स होती है जो हेयर्स या रोम को खड़े करने वाली मांसपेशियां होती हैं, हमने ये पढ़ रखा है। ये चिकनी मांसपेशियां होती हैं लेकिन बहुत छोटी होती है। तो स्किन के अंदर मांसपेशी है इरेक्टर पिलाई मसल्स, जो कि है तो चिकनी मसल्स लेकिन छोटी है, इसलिए ये जो ऑप्शन इसका है ये गलत है। अगला है यूटेरस विथ एम्ब्रियो। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की जो चिकनी मांसपेशियां होती हैं वो अत्यधिक लंबी और मोटी हो जाती है और इनकी संख्या तथा आकार दोनों ही बढ़ते हैं। इसलिए गर्भाशय की जो चिकनी मसल सेल्स हैं, स्मूथ मसल सेल्स हैं, वो शरीर की सबसे लंबी चिकनी मांसपेशियों के रूप में जानी जाती हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय यही मांसपेशियां संकुचित होकर के शिशु को या जो बच्चा है, जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, उसको बाहर निकालते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है यूटेरस विथ एम्ब्रियो। इसके अंदर जो अरेखित चिकनी पेशियां हैं वो सबसे लंबी होती हैं। इसका जो राइट आंसर है यूटेरस विथ एम्ब्रियो। अगला है स्पर्म डक्ट विथ यूरेथ्रा। तो जो वास डेफरेंस होता है और यूरेथ्रा में चिकनी मांसपेशियां होती है, हम सब जानते हैं, यानी वास डेफरेंस एंड यूरेथ्रा, ये दोनों ही स्मूथ मसल्स कंटेन करती है। ये स्पर्म्स को आगे बढ़ने में सहायता करती हैं, लेकिन शरीर की सबसे लंबी स्मूथ मसल नहीं है। ओके, आगे है स्टमक। स्टमक की जो दीवार होती है उसमें भी चिकनी मांसपेशियां होती हैं जो भोजन को मथने और आगे बढ़ने में, इसको हम बोलते हैं कर्निंग, और ये जो कर्मानुकुंचन तरीके से आगे जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें पहुंचाने का काम करती है। लेकिन ये भी शरीर की लंबी चिकनी मांसपेशी नहीं होती। चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं उन चारों में मांसपेशियां तो सारी की सारी अरेखित चिकनी मांसपेशियां ही है, लेकिन सबसे लंबी या सबसे बड़ी की अगर बात करें तो वो यूटेरस विथ एम्ब्रियो, ये जो इसका दूसरा ऑप्शन है ये सही होगा। अब यहां पर हम एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जो स्केटल मसल होती है, कंकाली पेशियां होती है, स्केटल मसल्स, कंकाली पेशियां, जिसको हम स्ट्रेटेड, वॉलेंटरी, ऐच्छिक और रेखित पेशियां भी बोलते हैं, इनकी अगर बात करें तो इनमें सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? सार्टोरियस नाम की जो मसल्स है, जो रेखित मांसपेशी है या वॉलेंटरी मांसपेशी है, वो सबसे बड़ी मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल। और ये कहां पाई जाती हैं अपने? ये एंटेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन जो होती है अपने, वहां से लेकर के जो
टीबिया है उसके मीडियल साइड तक ये पाई जाती है। ये हमारे बैक साइड में जो वर्टिब्री है वहां से उसके स्पाइन से अटैच्ड होकर के जो हमारी टीबिया है उसका जो मीडियल साइड है वहां तक अटैच रहती है। तो अगर हम देखें तो पूरे के पूरे फीमर को क्रॉस करते हुए ये टीबिया तक पहुंचती है। तो शरीर की सबसे लंबी रेखित पेशी सार्टोरियस मसल्स होती है, और सबसे छोटी रेखित पेशी या कंकाली पेशी कौन सी होती है ये हम सभी जानते हैं, स्टेपिडियस, स्टेपिज के नाम से जिसको हमने पढ़ा हुआ है। ओके, अब बात करते हैं चिकनी पेशियों की। तो सबसे लंबी तो हमने अभी पढ़ ली कि यूटेरस विथ एम्ब्रियो, इसमें सबसे लंबी चिकनी मांसपेशी होती है। और सबसे छोटी चिकनी मांसपेशी का एग्जांपल एरेक्टर पिलाई मसल्स, अभी हमने बात की थी स्किन वाली, तो यहां पर सबसे छोटी होती है, सबसे बड़ी नहीं। और कार्डियक मसल्स होती हैं जो कि हार्ट में होती है, उनमें कोई स्पेसिफिक लॉन्गेस्ट या स्पेसिफिक स्मॉलेस्ट मसल्स नहीं होती। ये जो चार नाम है आपके, सार्टोरियस सबसे बड़ी स्केलेटल मसल, स्टेपिडियस सबसे छोटी स्केलेटल मसल, और आगे ये जो है यूटेरस विद एम्ब्रियो सबसे बड़ी स्मूथ मसल, और एरेक्टर पिलाई मसल सबसे छोटी स्मूथ मसल। ये चार जो पॉइंट्स हैं इनको हमें याद रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। अगले ऑप्शन पर अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अगला क्वेश्चन, blood is supplied to the wall of blood vessels by, यानी रक्त वाहिनियां जो हैं उन रक्त वाहिनियों की दीवार में रक्त का सप्लाई वहन कौन करता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन इसमें कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है, ये हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन, उस ब्रेन से रिलेटेड है। ये जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, ब्रेन के वेंट्रिकल्स तो आप जानते होंगे ब्रेन के क्या होते हैं। ब्रेन के वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है कोरोइड प्लेक्सस। इसका जो काम होता है वो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये वेंट्रिकल्स जो क्या काम करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF का निर्माण करता है, यानी ये सिक्रेशन करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ब्रेन के वेंट्रिकल्स में जो मौजूद होते हैं, ये कौन, कोरोइड प्लेक्सस। ओके, तो रक्त वाहिनियों की दीवारों में रक्त नहीं पहुंचाता, इसका ये काम नहीं होता। तो इसका जो ये ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है। अगला ऑप्शन है पॉन्स वेरोलाई। अगला ऑप्शन है पॉन्स वेरोलाई। ये हमारा जो हिंड ब्रेन होता है, पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं, ब्रेन स्टेम हमने पढ़ा हुआ ये ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम है उसका एक भाग होता है पॉन्स वेरोलाई, और ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच जो मैसेजेस होते हैं उनका आदान प्रदान करता है कौन, पॉन्स वेरोलाई। तो ये एक पार्ट है किसका, हिंड ब्रेन का या पश्चिम मस्तिष्क का। अगला ऑप्शन जो इसमें है वह क्रूरा सेरेब्राई। यह भी हमारा जो मध्य मस्तिष्क है उसका एक पार्ट है। ये किसका पार्ट है, ये मिड ब्रेन का एक पार्ट है, इसलिए ये भी इसका राइट आंसर नहीं है।
और अगला जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो है वासा वैसोरम। वासा वैसोरम, चूंकि तीनों ऑप्शन गलत है तो ये तो राइट होना ही है। तो जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें जो ब्लड सप्लाई करने वाली वाहिनियां होती है उनका नाम होता है वासा वैसोरम। तो इस इनको हम वेसल्स ऑफ द वेसल्स भी बोलते हैं। ये वेसल्स ऑफ द वेसल्स भी कहलाती हैं, वासा वैसोरम। ये छोटी छोटी जो आप चित्र देख रहे हो इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो बड़ी धमनियों, लार्ज आर्टरीज और बड़ी सिराओं, जिनको हम लार्ज वेन्स भी कहते हैं, कि बाहरी दीवार, जो बाहर वाली जो ये दीवार इसकी है जिसका नाम होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, और अंदर की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। इनको ब्लड सप्लाई करती है प्लस इनको न्यूट्रिशन भी देती है, कि ब्लड के माध्यम से तो न्यूट्रिशन पहुंचेगा, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। वेसल्स ऑफ द वेसल्स के नाम से जानी जाती है वासा वैसोरम। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एंटोमोलॉजी वाले पार्ट से पूछा गया है। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है वो है लोकस्ट, टिड्डा, स्वार्म्स fly to greater distance on stimulus from, यानी जो टिड्डा है वो अपनी जो लंबी लंबी यात्राएं करता है उसके लिए उसे उद्दीपन कहां से मिले, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है वाटर। तो वाटर जो होता है वो इनमें वाटर रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है, और जो प्लांट्स है उनकी अवेलेबिलिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन सीधा सीधा अगर हम बोले कि ये लंबी उड़ान या दूरी वाली उड़ानें तय करने के लिए प्रमुख या मेन उद्दीपन है तो वो गलत है, ऐसा ये उद्दीपन नहीं देता है। आगे है दूसरा ऑप्शन O2 कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सभी को जरूरत होती है, इनको भी जरूरत होती है। लेकिन जो टिड्डी दल है, लोकस्ट, स्वार्म है, इनकी लंबी दूरी के लिए कोई स्टिमुलस ये नहीं देता है। आगे बात करते हैं CO2 कंसंट्रेशन। टिड्डी दल जो होता है उसमें CO2 की बढ़ी हुई सांद्रता या कंसंट्रेशन स्वार्मिंग फ्लाइट, यानी एक साथ ये जब लंबी दूरी तय करते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो लंबी दूरी की उड़ानें जो टिड्डी दल के द्वारा तय की जाती है उसके लिए इन्हें स्टिमुलस जो मिलता है वो CO2 की कंसंट्रेशन से मिलता है। ये जब ग्रुप के जो सदस्य हैं उनके बीचों में अलग अलग गतिविधि और लंबी दूरी को बढ़ाने के लिए CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। जब ये ग्रुप में बैठते हैं, जहां पर उतरते हैं, रहते हैं, वहां पर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जो इसको टिड्डी दल को उद्दीपन देती है लंबी उड़ानें तय करने की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है CO2 की कंसंट्रेशन। अगला ऑप्शन है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होगा वो ऑब्वियसली यहां पर गलत ही होगा, कि हमने राइट आंसर ढूंढ लिया है। जो टेम्परेचर होता है उड़ान की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, उसकी जो गतिविधियां हैं उनको प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये लंबी उड़ान तय करने के लिए उद्दीपन का काम नहीं करता, ये उद्दीपन का काम नहीं करता। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन। इफ इन ए चाइल्ड सिक्रेशन फ्रॉम द एंटेरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज more than normal,
चाइल्ड विल बी सफरिंग फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लॉब से जो सिक्रेशन हो रहा है, अगर वो नॉर्मल से ज्यादा हो तो क्या होगा, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हमें डिस्कस करने हैं यहां पर। जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है यहां पर, वो जो दिया गया है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस हम सभी जानते हैं, रतौंधी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो रतौंधी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वहां पर रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो अगर हम बात करें एंटीरियर लॉब का, इससे कोई वैसे रिलेशन आपस में कुछ है नहीं, तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो इसका है वो है मैच्योरिंग लेट, यानी उनमें मैच्योरिटी आएगी वो लेट आएगी। तो मैच्योरिटी के लिए भी ये हार्मोन रिलेटेड नहीं है इससे, क्योंकि इससे जो हार्मोन निकल रहा है वो ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, और ग्रोथ हार्मोन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जबकि मैच्योरिंग के लिए ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसके लिए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इसके लिए गोनेडोट्रोपिन जैसे FSH, LH, ये सब रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने बात की अभी पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर लॉब से हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं इसको? ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन निकलता है इससे, तो ग्रोथ हार्मोन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगला है जाइजांटिज्म, जाइजांटिक ड्यू टू स्पीडी ग्रोथ। तेजी से वृद्धि के कारण जो शरीर है वो बहुत विशालकाय हो जाता है। अब होता क्या है, एंटेरियर पिट्यूटरी की जो सोमेटोट्रॉप सेल्स होती हैं उनसे ग्रोथ हार्मोन निकलता है। ये हमने बात की, ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ये सोमेटोट्रॉप सेल से निकलता है। अगर बचपन में ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल जाए तो जितनी भी शरीर में लॉन्ग बोन्स होती हैं ये बहुत तेजी से ग्रोथ करती हैं, बहुत तेजी से ग्रोथ करती हैं, और ये लंबी होती जाती हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो असामान्य रूप से बहुत लंबा हो जाता है, और इस अवस्था को ही हम जाइजांटिज्म या हिंदी में इसको कहें तो विशाल कायता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, जाइजांटिक ड्यू टू स्पीडी ग्रोथ। अगला ऑप्शन है डी, जो कि डल मेंटली एंड वीक, मानसिक रूप से मंद और कमजोर। यह लक्षण जो होता है मुख्य रूप से बचपन में थायरोक्सिन की कमी की वजह से। थायरोक्सिन हार्मोन हमें पता है कहां से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन भी इसका गलत हो गया। ये ऑप्शन भी इसका यहां पर गलत है। ओके, तो यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, chimeroplasty is the method in which one can seek out enemy। काइमेरा, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें काइमेरा प्लास्टी क्या होती है वो पता होना चाहिए।
तो ये जो काइमेराप्लास्टी है ये एक जीन एडिटिंग टेक्निक है। ये क्या है? एक जीन एडिटिंग टेक्निक है और इसमें डीएनए और आरएनए से बना एक काइमेरिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का उपयोग किया जाता है। इसमें काइमेरिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड काइमेरिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल होता है। ये जो टेक्निक होती है वो किसी स्पेसिफिक जीन को पहचान करके उसमें बहुत छोटा यानी बहुत टाइनी क्या कर रहा है, ये बहुत छोटा और प्रिसाइज सटीक परिवर्तन या म्यूटेशन करता है। म्यूटेशन करता है यानी ये क्या काम कर रहा है? ये किसी स्पेसिफिक जीन को पहचानता है और उसमें बहुत ही छोटा और कोई सटीक सा प्रिसाइज जिसको बोलते हैं हम म्यूटेशन करता है। यानी इसमें किसी पूरे जीनोम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल केवल और केवल कोई टारगेटेड जीन है उसी में संशोधन हो। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? किसी टारगेटेड जीन को संशोधित किया जाएगा तो इस टेक्निक को काम में लेते हैं। तो हम इसके ऑप्शंस की अगर हम बात करें, चारों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन है नॉन स्पेसिफिक जीन एंड कॉज टीबी म्यूटेशन विथ हाई प्रिसीजन। ये क्या कह रहा है कि नॉन स्पेसिफिक जीन, जबकि अभी हमने चर्चा की कि काइमेराप्लास्टी जो है वो किसी नॉन स्पेसिफिक जीन पर कार्य थोड़ी कर रही है। यहां पर कोई ना कोई टारगेटेड जीन लिया जाता है। यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर टारगेटेड जीन है, किसी जीन को हम टारगेट करके उसके ऊपर ये प्रोसेस काम में लेते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक जीन यहां पर नहीं होगा, ये ऑप्शन इसका गलत हो गया। अगला जो इसका पॉइंट है, अगला जो ऑप्शन है वो है स्पेसिफिक जीन एंड कॉज टाइनी म्यूटेशन विथ हाई प्रिसीजन। ये अभी हमने बात की, बहुत ही छोटे और सटीक से म्यूटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल और किसी जीन को टारगेट करके ये मेथड काम में ले जाता है। अर्थात कोई स्पेसिफिक जीन के ऊपर ही ये टारगेटेड जीन के ऊपर ही ये मेथड काम में ले जाता है। तो ये ऑप्शन जो है इसका पूरी तरह से सही है। तीसरा ऑप्शन इसका क्या है? नॉन स्पेसिफिक जीन, पहले ही गलत हो गया, स्पेसिफिक जीन होगा नॉन स्पेसिफिक जीन, तो ये गलत। कॉज हाई म्यूटेशन, ये भी गलत है, हाई म्यूटेशन नहीं हो रहा, टाइनी म्यूटेशन हो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे म्यूटेशन होते हैं। ये तो पूरा ही ऑप्शन गलत है, इसका तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत है। और अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है डी, स्पेसिफिक जीन एंड कॉज हाई म्यूटेशन। स्पेसिफिक जीन वाली बात तो ठीक है, लेकिन हाई म्यूटेशन की बात जो इसने कह दी है वो गलत है। तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन ही गलत है। तो पूरा सेंटेंस जो इसमें सही है वो है स्पेसिफिक जीन एंड कॉज टाइनी म्यूटेशन विद हाई प्रिसीजन। इसका जो राइट आंसर है वो ये है। काइमेराप्लास्टी हमें ध्यान रखना है, ये एक जीन एडिटिंग टेक्निक होती है और इसमें जो यूज होता है वो होता है काइमेरिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। और इसमें किया जाता है बहुत ही छोटे लेकिन प्रिसाइज यानी छोटे लेकिन सटीक म्यूटेशन किसी टारगेटेड जीन के ऊपर। ओके, तो ये 3-4 बातें याद रखनी हमें। टारगेटेड जीन या स्पेसिफिक जीन के ऊपर टाइनी एंड प्रिसाइज म्यूटेशन किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है ड्रोसोफिला से रिलेटेड।
तो भैया ड्रोसोफिला के बारे में इसने प्रश्न पूछा है कि इन ड्रोसोफिला कर्ली विंग्स इज ए डोमिनेंट म्यूटेशन इन विच क्रोमोसोम। पूछ लिया इसने कि जो ड्रोसोफिला है उसमें कर्ली कर्ली पंख जो हैं वो एक डोमिनेंट म्यूटेशन की वजह से है, डोमिनेंट म्यूटेशन की वजह से हुआ है। वो कौन से क्रोमोसोम पर हुआ है या कौन से क्रोमोसोम से रिलेटेड है या किस क्रोमोसोम पर वो डोमिनेंट म्यूटेशन हुआ है जिसके कारण कर्ली विंग्स ड्रोसोफिला में पाए जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पहला ऑप्शन है फोर्थ क्रोमोसोम। क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन फोर्थ क्रोमोसोम। फोर्थ क्रोमोसोम होता है, उस पर हमें ध्यान रखना है कि यहां पर जीन तो होते हैं लेकिन कर्ली विंग्स वाले जीन नहीं होते, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका। थर्ड जो क्रोमोसोम है ये इसका राइट आंसर है। थर्ड क्रोमोसोम पर कर्ली विंग्स के लिए रेस्पॉन्सिबल जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो क्रोमोसोम है वो थर्ड क्रोमोसोम है। कर्ली जो ये विंग्स है ये एक डोमिनेंट म्यूटेशन है ड्रोसोफिला का, थर्ड क्रोमोसोम पर होता है। और इस जीन के कारण क्या होता है, जो ड्रोसोफिला है इसके पंख जो होते हैं वो सामान्य नहीं होते, सामान्यतः सीधे होते हैं लेकिन सीधे नहीं रहते, ये सामान्य रूप से ये ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं, ये ऊपर की तरफ इस तरीके से मुड़ जाते हैं, वो सीधे नहीं रहते। सीधे सामान्य रूप से ऐसे होंगे, ऐसे नहीं होकर के ऊपर की तरफ मुड़ गए अगर हम किसी मुखी की बात करें। तो इसका राइट आंसर जो है वो है तीसरा गुणसूत्र। अगला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है वो है सेकंड क्रोमोसोम। तो सेकंड क्रोमोसोम पर कर्ली जीन नहीं होता और फर्स्ट क्रोमोसोम पर भी कर्ली जीन नहीं होता। ये सारे ही ऑप्शन इसके गलत हैं। पहला गुणसूत्र उस पर भी ये नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन में से केवल तीसरा ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत, दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। तीसरे गुणसूत्र पर कर्ली विंग वाले ड्रोसोफिला के जो कर्ली विंग वाले जो डोमिनेंट म्यूटेशन होता है वो थर्ड क्रोमोसोम पर होता है, इसकी वजह से इसके विंग्स जो होते हैं वो कर्ली होते हैं। ओके, सीधा सा क्वेश्चन था। अगला ऑप्शन है सिमलीपाल। सिमलीपाल भैया, सिमलीपाल क्या है? सिमलीपाल है एक नेशनल पार्क, और ये कहां पर लोकेटेड है ये पूछ रखा है। तो अब सीधी सी बात है, सिमलीपाल एक बार पूछ लिया तो दोबारा तो क्यों पूछेंगे इसको, लेकिन हमें फिर भी ध्यान में रखना चाहिए। सिमलीपाल जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो उड़ीसा में, कहां है? उड़ीसा में। और इसको पहले उड़ीसा कहते थे, आजकल ओडिशा कहने लग गए ओडिया भाषा की वजह से। और उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें स्थित है। 1980 में इसको नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। 1980 में इसको 1980 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। यह जो है वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व तथा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। ये टाइगर रिजर्व का पार्ट है नेशनल पार्क जो है, और बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका पार्ट भी है। यहाँ पर खूब सारे बाघ, एशियाई हाथी, तेंदुआ, सांभर, चीतल की स्पीसीज पाई जाती है, इसलिए ये जो इसका ऑप्शन है ओडिशा, ये सही इसका आंसर है। अगला है वेस्ट बंगाल। तो भैया अब हम बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो क्या बात करें, क्योंकि ऑप्शन तो हमने राइट ढूंढ लिया, फिर भी बात कर रहे हैं तो कुछ तो कर ही लें।
तो पश्चिम बंगाल में भैया कौन सा नेशनल पार्क है? सबसे फेमस नेशनल पार्क कौन सा? एक सुंदर सा नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुंदरबन। सुंदरबन नेशनल पार्क। तो भैया सुंदर सा नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में। जैसे खुद पश्चिम बंगाल भी काफी सुंदर है। और यहां पर कुछ 2-3 नाम हैं, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो फेमस नेशनल पार्क है वो कौन सा है? वो है इंद्रावती नेशनल पार्क। अब जब स्टेट के नाम दे दिए तो हमें उनके नेशनल पार्क कम से कम एक एक नेशनल पार्क तो पढ़ लें, नाम सुन ही ले उनके। तो इंद्रावती नेशनल पार्क। ओके। और बिहार की बात करें तो भाई साहब सब कुछ पढ़ लेते हैं। यहां वाल्मीकि नेशनल पार्क है। यहां जो एक नेशनल पार्क है उसका नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क रखा गया है। ये कब स्थापित हुए ये सेट लेवल पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हम कुछ जीके का पेपर तैयार नहीं कर रहे। ये बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हमें इनके नाम पता होना चाहिए और कहां पर स्थित है वो पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी कहां पर है? पहले नेशनल पार्क पूछ लिया, आगे अब हम बर्ड सेंचुरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो सेंचुरी है बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में स्थित है। लगभग चेन्नई से 75 किलोमीटर साउथ वेस्ट साइड में एक जगह है जिसका नाम है चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? ये अगर हम बात करें वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी कहां स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है वहां का, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट। चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट, चेंगलपट्टू, उस जिले में ये बर्ड सेंचुरी स्थित है। और ये चेन्नई से 75 किलोमीटर साउथ वेस्ट साइड में स्थित है। कहां से? चेन्नई से। तो भैया यहां पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ? हमारे चेन्नई दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर वो चेन्नई है। अब एक एक ऑप्शन की वापस बात कर लेते हैं। तो भैया भोपाल, भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क है। यहां ये बर्ड सेंचुरी नहीं है। वन विहार, कौन सा विहार? वन विहार नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है। भरतपुर में बहुत ही फेमस सा बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है केवलादेव घना नेशनल पार्क। वेरी गुड, ये हमें ध्यान में रखना है। केवलादेव, केवलादेव। तो केवलादेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर केवलादेव महादेव का मंदिर है इस बर्ड सेंचुरी के बीच में, इसलिए इस सेंचुरी का नाम ही केवलादेव घना पक्षी विहार घाना। ओके, आगे ऑप्शन जो है चेन्नई वो सही है। दिल्ली का कहा गया है, तो भैया दिल्ली में भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। यहाँ हम दिल्ली का क्या पढ़े? दिल्ली में तो काफी सारी चीजें हैं। तो यहां पर फेमस चीज है वो है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भी काफी सारी चीजें हैं, हम तो केवल एक चीज कोई नाम लिख रहे हैं यहाँ पर जो फेमस है। अब ये अगला क्वेश्चन बना दे तो बहुत अच्छी बात है।
और ये नहीं बनाए तो हमें पढ़ना तो होगा ही। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो वहां पर क्या क्या है, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये चार ऑप्शंस हैं, चारों का डिस्कस हमने किया। आगे चलते हैं भैया। आगे प्रश्न आया है, साइबरनेटिक सिस्टम क्या है? साइबरनेटिक सिस्टम क्या है? व्हाट इज साइबरनेटिक सिस्टम? साइबरनेटिक सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। नॉन रेगुलेटरी सिस्टम, पहला ऑप्शन इसमें क्या 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 पूछा गया है? से पूछा गया है, पहला ऑप्शन जो दिया है वो है नॉन रेगुलेटरी सिस्टम। दूसरा ऑप्शन जो है वो है फीडबैक सिस्टम टू मेक सेल्फ रेगुलेटिंग। तो अगर हम ऑप्शन पढ़ें तो उससे पहले अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि होता क्या है ये साइबरनेटिक सिस्टम, कहते किसको हैं? तो भैया साइबरनेटिक सिस्टम जो है इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, स्वनियंत्रित तंत्र दैट वर्क्स थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म, मेनली नेगेटिव फीडबैक। ये सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा अपने आप को रेगुलेट करता है टू मेंटेन स्टेबिलिटी, होम्योस्टेसिस, समस्थैतिकता। तो ये होम्योस्टेसिस को बनाए रखता है, मेंटेन रखता है नेगेटिव फीडबैक के द्वारा, इसलिए ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल इसमें रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है और ये होम्योस्टेसिस कंडीशन में बनी रहती है, समस्थैतिक स्थिति में बनी रहती है। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन ये भी इसी का एग्जांपल है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन भी इसी का एग्जांपल है और हार्मोनल रेगुलेशन भी इसी का एग्जांपल है। तो जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ये क्या है? ये बोल रहा है नॉन रेगुलेटरी सिस्टम, तो भैया ये गलत बात है, रेगुलेटरी सिस्टम है तो ये सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है। फीडबैक सिस्टम टू मेक सेल्फ रेगुलेटिंग, ये सही सही बात कह रहा है, ये तो ये सही होना चाहिए। आगे देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड फैक्टर टू मेक सेल्फ रेगुलेटिंग, नो, ये तो खुद के आउटसाइड फैक्टर पर नहीं करते ये डिपेंड, ये इनसाइड फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं और इसलिए ऑप्शन गलत। अगला है इसका सेल्फ डिस्ट्रॉइंग मैकेनिज्म फॉर एनवायरमेंट, ये तो कहीं दूर दराज तक इसका कोई लेना देना नहीं है इस ऑप्शन का, तो ये ऑप्शन सीधा सीधा गलत। तो इसका राइट आंसर है फीडबैक सिस्टम है ये, जो सेल्फ रेगुलेटिंग या सेल्फ रेगुलेशन का काम करता है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इकोलोकेशन, क्या पूछ रहा है ये? इकोलोकेशन इज एक्सहिबिटेड बाय, तो भैया सबसे पहले बात तो हम बात करते हैं इकोलोकेशन क्या होती है। इकोलोकेशन प्रश्न पूछा गया है, इकोलोकेशन। इकोलोकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी जो जीव है वो क्या काम में लेता है? वो अल्ट्रासोनिक, क्या काम में लेता है? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स काम में लेता है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स काम में लेगा, अल्ट्रासोनिक। ये होती क्या है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स? 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, यानी 20 किलो हर्ट्ज से
ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती हैं। और ये जो साउंड वेव्स हैं, ये सामने इसके जो भी मटेरियल आता है, कोई भी जो इसके सामने वस्तु आती है, तो उससे टकरा करके इको, हिंदी में अगर हम बात करें तो प्रतिध्वनि बोलते हैं, तो ये इको के रूप में वापस आती है। जैसे पहाड़ी पर खड़े होकर हम चिल्लाते हैं ना, किसी का नाम लेते हैं, तो वो टकरा करके वापस आता है, तो वैसे वो इको के रूप में वापस आती है। और जीव जो होता है, जो कोई ऑर्गेनिज्म है, वो इस इको को एनालिसिस करता है और पता लगा सकता है कि कोई भी जो आगे वस्तु जिससे ये टकरा करके साउंड आया है, वो कितनी दूर है, किस दिशा में है, उसका आकार क्या है। तो ये क्या क्या पता लगा सकते हैं इसके द्वारा? इसके द्वारा भाई साहब पता लगाया जा सकता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का पता लगाया जा सकता है, डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है, डायरेक्शन, और किस साइज का है वो भी पता चल जाता है। और ये जो वस्तु है वो कैसी है, वो स्टेबल है, स्थिर है, या मोटाइल है, चलायमान है, कैसा है। तो ये जो सोनार सिस्टम होता है, जो राडार सिस्टम होता है, कुछ उसके जैसा ही सिस्टम है, या हम कहें कि जो राडार या सोनार सिस्टम है, इन्हीं को देख करके बनाया गया है, तो कुछ गलत नहीं होगा। तो इकोलोकेशन एक तरीके से एक सोनार सिस्टम है, बायोलॉजिकल सोनार सिस्टम, इन विच एन एनिमल emits high frequency sound waves, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, जो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी वाली होती है। और ये लोकेशन, डिस्टेंस, साइज, शेप, मूवमेंट, ये सब चीजें बताती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बैट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है बैट्स। चमगादड़ उड़ते समय इन वेव्स का इस्तेमाल करते हैं और अंधेरे में इन्हीं वेव्स के माध्यम से, इन्हीं वेव्स की सहायता से आसानी से उड़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। मैन इसमें नहीं होगा, कैट भी नहीं होगी। आउल के बारे में कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहां कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये रात में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए इकोलोकेशन का कोई रोल यहां नहीं होता। ये अब जब हम आई के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है मॉर्डेंट्स आर केमिकल यूज्ड फॉर, मॉर्डेंट्स आर द केमिकल यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मॉर्डेंट नाम लिख रखा है, तो मॉर्डेंट होता क्या है ये पता होना चाहिए। तो हम बात करें मॉर्डेंट की, तो मॉर्डेंट क्या है भैया? मॉर्डेंट एक केमिकल है। क्या है ये? केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है, जो स्टेन, यानी कोई डाई जो है, कोई भी डाई, स्टेन भी बोलते हैं उसको, और टिश्यू, इनके बीच में एक बहुत ही मजबूत सा ब्रिज बनाती है। यानी इनको अगर हम एकदम ही सरल से शब्दों में कहें तो इनको एकदम मजबूती से जोड़ती है, ताकि जो डाई का कलर है, जो डाई का जो कलर है वो टिश्यू के ऊपर
टिश्यू के ऊपर मजबूती से अधिक स्पष्ट रूप से आ जाए और गहरा और स्थायी रूप से इसके ऊपर लंबे समय तक रहे। तो मोर्डेंट क्या है? मोर्डेंट एक ऐसा केमिकल है जो स्टेन को टिश्यू के ऊपर लंबे समय तक, गहराई तक, अधिक स्पष्ट रूप से जोड़े रखने का कार्य करता है। अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया भैया ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो पूरी तरह से गलत है। मोर्डेंट का उपयोग कैंसर के उपचार में नहीं करते। कैंसर के उपचार में क्या क्या काम आते हैं? कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, ये सब चीजें काम में आती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ये बोल रहा है दूसरा ऑप्शन इंप्रूविंग द हार्ट बीट, गलत। हार्ट बीट को कंट्रोल करने में कोई रोल नहीं है। बेटर स्टैनिंग ऑफ द टिश्यू, ये 100% इसका राइट आंसर है। और अगला ऑप्शन जो है इसमें है बेटर स्टैनिंग, ये हो गया। इसका अगला ऑप्शन जो है बेटर प्रिवेंशन ऑफ द टिश्यू, टिश्यू के प्रिवेंशन में इसका कोई रोल नहीं, जबकि टिश्यू की जो प्रिवेंशन है उसमें फिक्सेटिव्स का उपयोग किया जाता है, जैसे फॉर्मेलिन। तो टिश्यू के प्रिवेंशन के लिए हमने लेबोरेटरीज में काम में ली हुई है फॉर्मेलिन। इसके अलावा बोइंस फ्लूइड, दो चीजें आप याद रखिए प्रिवेंशन के लिए कौन से केमिकल्स यूज किया जाता है, फॉर्मेलिन, बोइंस फ्लूइड, और भी काफी है। तो इसका जो ये डी नंबर ऑप्शन है ये भी इसका रॉन्ग ऑप्शन है। राइट ऑप्शन है बेटर स्टैनिंग ऑफ द टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर, पूछा गया है ये कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये वे मेम्ब्रेन्स होती हैं, झिल्लियां होती हैं जो एम्ब्रियो के विकास के समय बनती हैं, लेकिन खुद वो जो है वो एम्ब्रियो के शरीर का या उसकी बॉडी का पार्ट नहीं बनती है, ये हमें ध्यान रखना है। और इनका जो काम होता है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देना, न्यूट्रिशन देना, रेस्पिरेशन, जो वेस्ट स्टोरेज है उनका स्टोरेज, इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज, इन सब में ये हेल्प करता है। दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है कि ये एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होता। तो ये हमने देखा, लिख रखा है यहां पर कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है दैट डेवलप ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान बनती हैं, बट डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोज बॉडी, एम्ब्रियो की बॉडी का पार्ट नहीं है। इंस्टेड इसके स्थान पर क्या होता है, ये उसकी बॉडी का पार्ट नहीं बनाते, बल्कि उसे प्रोटेक्शन देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, वेस्ट रिमूवल में हेल्प करते हैं। तो ये इनका काम है। तो इसके जो ऑप्शन है उनकी हम बात करें तो पहला क्या है ऑप्शन है, नॉट प्रोवाइडिंग फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो बात बोली गई है ये गलत हो गई, क्योंकि नरिशमेंट तो दे रहा है, ये इसका गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। सर्टेन मेम्ब्रेन्स विच इंटर इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, दूसरा ऑप्शन क्या बोल दिया भैया, हमने जो बात की उसका एकदम उल्टा बोल दिया। ये कह रहा है कि एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में इंटर करती है, जबकि अभी हमने बात की डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोज बॉडी, एम्ब्रियो की बॉडी का कोई पार्ट नहीं बनाती। तो ये इसका ऑप्शन है, ये भी भाई साहब पूरी तरह से गलत है। हैविंग नो फंक्शन इन डेवलपिंग एम्ब्रियोज, अब ये क्या बात कर दी इसने, ये कह रहा है कि नो फंक्शन
इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो अभी हमने बात की फंक्शन ही फंक्शन है, केवल पार्ट ही तो नहीं है एम्ब्रियो का, लेकिन उसके काम बहुत कर रहा है। ये भी ऑप्शन इसके जो है ये गलत है। डी नंबर ऑप्शन जो बचा वो सही होना है, ये नहीं। क्यों सही है वो हम बात करते हैं। सर्टेन मेम्ब्रेन्स विच डू नॉट इंटर इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ये क्या कह रहा है, ये जो मेम्ब्रेन है वो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में इंटर नहीं करती। पूरी तरह से सही बात बोली इसने। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है भ्रूण के विकास के दौरान बनती जरूर है, लेकिन ये भ्रूण यानी एम्ब्रियो के शरीर का भाग नहीं बनाती। और इनका क्या क्या काम है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, चार है, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइस और यॉक से। अब एमनियोन का काम जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन का, कोरियोन का होता है गैस एक्सचेंज का, प्लेसेंटा का काम भी ये करता है। जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता तब तक ये, और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में भी रेस्पॉन्सिबल होता है। एलेंटॉइस ये वेस्ट स्टोरेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये आगे बात करते हैं यॉक सेक की, तो ये न्यूट्रिशन के लिए, अर्ली ब्लड फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हैं, इन चारों की ये काम बताए हुए हैं। और यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पुट अप हो जाता है सेट के एग्जाम में। इसके अलावा आरपीसी के जो स्कूल लेक्चर लेवल के एग्जाम है वहां पर यहां से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा ही जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम चलते हैं आगे। अगला है द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स आर नोन एज। अब मॉलिक्यूल कौन सा, सिग्नल वाला, सिग्नलिंग वाला, वो किस नाम से जाना जाता है। कोशिका के अंदर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो भैया इसका जो ऑप्शन है वो है लिगेंड, पहला है लिगेंड। तो हम इसकी थोड़ी बात कर लें कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को कहते क्या, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इसका नाम होता है, इसका एक नाम दिया गया है, वो नाम है भैया लिगेंड। तो यहां लिगेंड लिखते ही तो ऑप्शन पहला सही हो गया। लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि लिगेंड जो होता है वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो किसी सेल के रिसेप्टर से जुड़कर, सेल के रिसेप्टर से जुड़कर सेल के अंदर कोई बायोटिक रिएक्शन करती है, सेल्यूलर रेस्पॉन्स को इनिशिएट करती है। यहां पर हमने क्या समझा कि भाई दो मॉलिक्यूल्स हैं या दो, एक तो जो है वो सिग्नल दे रहा है, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को तो बोलते हैं लिगेंड, और यहां से जो सिग्नल जाएगा उसको एक जना क्या करेगा, रिसीव, तो उसको बोलेंगे रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, रिसेप्टर। ये क्या होता है, सिग्नल रिसीवर। ये होता है भाई साहब सिग्नल को रिसीव करने वाला, सिग्नल रिसीवर, और सिग्नल देने वाला लिगेंड। तो ये सीधा से ऑप्शन है, सीधा से क्वेश्चन है कि सिग्नल देने वाला मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है, और लेने वाला क्या कहलाता है, रिसेप्टर कहलाता है। बस आगे है ऑप्शन बी, पहला ऑप्शन इसमें सही हो गया, लिगेंड। अब इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पहला सही है, दूसरा जो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, बॉडी की, ये एक सेल ऑर्गेनल है, ये एक सेल ऑर्गेनल है, यानी ये गलत है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम या इसका निक नेम क्या हो गया, सुइसाइडल बैग, आत्मघाती थैलियां। 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो सभी। अगला है लाइपेज, नहीं होगा ये यहां पर। लाइपेज क्या है, ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। डाइजेस्टिव एंजाइम इसका डाइजेशन करता है भाई, ये इसका डाइजेशन कर रहा है। लाइपेज तो लिपिड करेगा,
तो लिपिड का डाइजेशन करता है। अगला है लिजेंड्स। तो भैया लिजेंड्स ये कोई बायोलॉजी से रिलेटेड कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक अंग्रेजी का शब्द है, द लिजेंड्स ऑफ भगत सिंह जी, शायद वही शब्द है ये केवल एक अंग्रेजी का सामान्य सा शब्द है। और ये मुझे याद आ रहा है जब क्वेश्चन आया था सेट के एग्जाम में, उस वक्त लोग लिगेंड और लिजेंड्स में कंफ्यूज हो गए थे, और बाहर क्वेश्चन करके आने के बाद में कई होते हैं ना आपस में डिस्कस करते हैं कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। तो ये थोड़ा क्वेश्चन उस वक्त का मुझे याद आ रहा है, कुछ ऐसी बातें भी इस पर हुई थी। ये एक अंग्रेजी का वर्ड है, इसका सिग्नलिंग से कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, और किसी तरीके से इसका कोई आपस में संबंध अगर ऐसे भी हो जाए तो वो भी संभव नहीं है। ओके, आगे चलते हैं भाई साहब। अगला है दोज रिसेप्टर विच आर इन्वॉल्व इन रैपिड सिग्नल्स एट सिनेप्स आर नोन एज, क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कह रहा है those receptors which are involved in rapid signals, तेजी से जो सिग्नल्स सिनेप्स के ऊपर उत्पन्न होते हैं उसमें इन्वॉल्व होने वाले रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर, पहले मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूं आपको। इसका आंसर जो होगा वो होगा आयन चैनल लिंक्ड। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सिनेप्स के ऊपर रैपिड सिग्नल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं या उनमें इन्वॉल्व होते हैं। अब भाई साहब आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स होते क्या हैं? ये ऐसे मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं, यानी मेम्ब्रेन के ऊपर से ऊपर ही रिसेप्टर्स होती हैं जो किसी न्यूरोट्रांसमीटर, जो किसी न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? लिगेंड है। लिगेंड का मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो सिग्नल उत्पन्न कर रहा है, इसके लिए रिसेप्टर के लिए। तो ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, चैनल आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर मेम्ब्रेन रिसेप्टर है जो किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर के जुड़ते ही तुरंत खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। और इनके खुलने पर जैसे ही ये खुलेंगे, कौन? ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर या आयन चैनल रिसेप्टर, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, ये जैसे ही ओपन हो जाएंगे, खुलेंगे, तो इसके अंदर से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या क्लोरीन जो आयन्स हैं, ये जो आयन हैं ये सेल के अंदर और बाहर आने जाने लगते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो बदल जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, और बड़ी तेजी से चेंज होता है, बहुत फास्ट चेंज बोल देते हैं इसको, तीव्रता से चेंज होता है, रैपिडली रैपिड बोल सकते हैं, फास्ट बोल सकते हैं, रैपिड चेंज। और जैसे ही ये रैपिड चेंज होता है, जो नर्व इंपल्स है, नर्व इंपल्स, तंत्रिका आवेग, ये बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है
इसीलिए जो सिनेप्स होता है, सिनेप्स पर क्या हो रहा है भैया, सिनेप्स पर नर्व इम्पल्स ही तो रैपिडली क्रॉस कर रहे हैं इसको, मेम्ब्रेन रिसेप्टर को, मेम्ब्रेन को। तो ये एक ऐसा रिसेप्टर है, आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, जो रैपिड सिग्नल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रैपिड सिग्नल्स जैसे नर्व इंपल्स, और ये सिनेप्स पर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आयन चैनल लिंक रिसेप्टर है। अब हम जब चारों ऑप्शंस की बात कर लें, तो सबसे पहले दिया हुआ है जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स, तो ये गलत है। वास्तव में ये क्या काम करता है, जी लिंक, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, इसलिए इसको हम जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर बोलते हैं, जीपीसीआर बोलते हैं इनको। इनमें पहले जी प्रोटीन सक्रिय होता है और उसके बाद में सेकेंडरी मैसेंजर्स, साइक्लिक एएमपी, सीएएमपी, IP3, सॉरी गलत है, हाँ, IP3, ये सारी चीजें बनती है, सेकेंडरी मैसेंजर इसमें बाद में बनती है। इसलिए इनकी जो रिएक्शन है वो आयन चैनल की तुलना में थोड़ी स्लो, यानी रैपिड सिग्नल ये नहीं उत्पन्न करते। सी ऑप्शन जो है एंजाइम लिंक्ड, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो किसी एंजाइम जैसे टायरोसिन काइनेज से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कोई एंजाइम टायरोसिन, टायरोसिन काइनेज, इससे जुड़े हैं। इनकी जो रिएक्शन होती है वो भी आयन चैनल लिंक की तुलना में कम होती है, और ये मोस्टली ग्रोथ फैक्टर के लिए कार्य करते हैं। किसके लिए कार्य करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स के लिए। ये मोस्टली किसके लिए काम कर रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर्स के लिए, ग्रोथ फैक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है हॉर्मोन्स लिंक्ड, हार्मोन लिंक रिसेप्टर। कोई अगर हम बात करें कि रिसेप्टर्स का जो ग्रुप है उसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई रिसेप्टर है तो नहीं, ये कोई स्टैंडर्ड रिसेप्टर नहीं है। हार्मोन जो होता है वो अलग अलग रिसेप्टर्स जैसे जीपीसीआर, एंजाइम लिंक्ड, अपने इंट्रासेलुलर, इन सब रिसेप्टर से जुड़ सकते हैं, कोई स्पेसिफिक ये रिसेप्टर नहीं होता हार्मोन लिंक्ड। ये ऑप्शन भी इसका गलत है। यहां पर रैपिड सिग्नल्स एट द सिनेप्स की अगर बात आए तो वहां पर आयन चैनल लिंक्ड की वजह से ही ये प्रोसेस संभव हो सकती है, रैपिड सिग्नल उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जैसे ही ये मेम्ब्रेन ओपन होती हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये जो आयंस हैं वो अंदर बाहर जाती हैं, उसकी वजह से मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होता है, बहुत ही तेजी से चेंज होता है, और उसकी वजह से जो नर्व इंपल्स होती है वो सिनेप्स से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाती है। बड़ा फास्ट प्रोसेस है, इसको बोलते हैं आयन चैनल लिंक्ड प्रोसेस। अगला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेकिंग द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है उसको कौन तोड़ रहा है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, देन क्लीवेज होता है, उसके बाद मोरुलेशन होता है, उसके बाद ब्लास्टुलेशन होता है, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होता है, देन न्यूरुलेशन होता है। तो यहां पर सबसे पहले इसने बोल दिया मोरुलेशन, और उसके बाद में न्यूरुलेशन, जो कि सबसे लास्ट में हो रहा है ब्लास्टुलेशन। मोरुलेशन के बाद में ब्लास्टुलेशन होता है, उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन होता है। ये बीच में इसने इस सीक्वेंस को ब्रेक किया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है और सारे सही हैं। ओके, आगे हम चलते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स आर फाउंड इन, प्रोप्रियोसेप्टर्स होते क्या है भैया, पहले तो ये बात करें, प्रोप्रियोसेप्टर्स होते क्या है।
ये इनको हम एक मैकेनो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं इनको, जो शरीर के अंगों की स्थिति, गति, संतुलन यानी बैलेंस की जानकारी हमारे ब्रेन को भेजते हैं, और इनकी सहायता से हम बिना देखे भी हमें पता चल जाता है कि हमारा हाथ कहां पर है, हमारा पैर किस स्थिति में, किस दिशा में झुका हुआ है। यानी ये पोजीशन सेंस या काइनेस्थेटिक सेंस भी कहते हैं, इसको हम पोजीशन सेंस या काइनेस्थेटिक सेंस भी कहते हैं। वो कहावत है ना कि अंधेरे में जब खाना खाते हैं तो जो खाने का निवाला वो हमारे कान में तो नहीं घुसता, मुंह में ही जाता है। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल भैया प्रोप्रियोसेप्टर्स है, क्योंकि ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ये पोजीशन सेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पोजीशन सेंस। इसको हम काइनेस्थेटिक सेंस भी बोलते हैं, काइनेस्थेटिक सेंस। तो आगे से हम ये बोलेंगे कि काइनेस्थेटिक सेंस की वजह से निवाला अंधेरे में भी मुंह में ही जाता है, कान में नहीं जाता। ओके, तो यहां पर ये क्या कह रहा है, ऑप्शन दे रखे हैं कि ये पाए कहां जाते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स कहां पाए जाते हैं। तो प्रोप्रियोसेप्टर्स पहला ऑप्शन है जॉइंट्स में। अब हम ये ऑप्शन पढ़े उससे पहले मेनली ये कहां कहां पाए जाते हैं वो आपको बता दें। ये जो मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, वहां पर पाई जाती हैं। उसकी जो मसल स्पेंडल्स होती हैं वहां पर। टेंडन्स, जो मसल्स का जो जो किनारे वाला भाग होता है जिसको हम टेंडन बोलते हैं, वहां पाए जाते हैं। और जॉइंट्स में पाए जाते हैं। अब मैंने बोला जॉइंट्स में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन इसमें स्पष्ट दे रखा है जॉइंट। तो जॉइंट रिसेप्टर, जॉइंट्स में प्रोप्रियोसेप्टर्स पाए जाते हैं, इसका ऑप्शन जॉइंट सही है। जोड़ों में प्रोप्रियोसेप्टर्स पाए जाते हैं। जोड़ों की स्थिति, उसका जो एंगल, उसकी जो मूवमेंट है, उनका पता लगाने का काम। पैर अगर हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो बैलेंस बिगड़ जाता है, तुरंत हमें पता चल जाता है हमारे ब्रेन। तो ये सूचना तुरंत इस प्रोप्रियोसेप्टर्स के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचा दी जाती है। तो ये ब्रेन को लगातार सूचना देते रहते। आईज, आईज में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स नहीं होते। इसमें कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स। और किस रूप में होते हैं? रॉड्स, कॉन्स। आगे टेस्ट बर्ड, इसमें भी ये नहीं होता। इसमें कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। आगे नोज, इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। इसको ऑल्फैक्टरी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें ऑल्फैक्टरी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ये भी इसका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो एंटीबायोसिस का एग्जाम्पल इसमें कौन सा नहीं है? एंटीबायोसिस होता क्या है? एंटीबायोसिस में क्या होता है? दो जीव जो हैं उनके बीच में एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है, जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है वो कोई टॉक्सिन या एंटीबायोटिक उत्पन्न करता है, जिससे दूसरा जीव जो है, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो डैमेज हो जाता है या वो मर जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एंटीबायोसिस। ये एक केमिकल इंटरेक्शन होती है, केमिकल उत्पन्न होता है, उसकी वजह से एक इंटरेक्शन होती है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है ए, क्लोरेला एंड ग्रोथ ऑफ डायटम्स। तो क्लोरेला और ये जो अपने डायटम्स की ग्रोथ है,
तो क्लोरेला कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ छोड़ती है जो डायटम्स की वृद्धि को रोक देती है, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन में पूछा गया नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोसिस। तो इसमें एंटीबायोसिस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? क्लोरेला भी एक केमिकल डेवलप करती है, केमिकल उत्पन्न करती है, और ये डायटम्स की ग्रोथ को रोक देती है। तो ये केमिकल की वजह से हो रहा है, एंटीबायोसिस का एग्जाम्पल है। तो ये इसमें एंटीबायोसिस का एग्जाम्पल ये पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो ये तो है, ये इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। एल्गी ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ फिशेज। एल्गीज भी कुछ विशेष प्रकार की केमिकल्स उत्पन्न करती है जो एंटीबायोसिस का काम करती है और फिशेज को मार देती है, तो ये भी एक एंटीबायोसिस है। तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है। गोट किल्ड आफ्टर ईटिंग सम प्लांट्स। बकरी कुछ प्लांट्स को खाने के बाद मर जाती है क्योंकि वो प्लांट्स उनके स्टमक में कुछ केमिकल्स उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से वो मर जाती है। ये भी एंटीबायोसिस का एग्जाम्पल है। प्रिडेशन ऑफ फ्रॉग बाय स्नेक। एक स्नेक ने फ्रॉग को निगल लिया, वहां पर एंटीबायोसिस नहीं है, वो प्रिडेशन है, वो प्रिडेशन का एग्जाम्पल है। तो भक्षण कर लिया उसका, उसको पूरे के पूरे खा लिया उसने, पर भक्षण कर लिया, ये कोई एंटीबायोसिस नहीं है। ये यहां पर इसका ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। इम्यूनोकैस्ट्रेशन इज द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट। तो सबसे पहले इम्यूनोकैस्ट्रेशन क्या है उसकी हम बात करते हैं। इम्यूनोकैस्ट्रेशन की अगर बात करें तो ये एक बायोलॉजिकल कैस्ट्रेशन की टेक्निक है। हिंदी में अगर बात करें तो नसबंदी की टेक्निक है, जिसमें किसी पशु को गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के विरुद्ध, यानी वो डेवलप ना हो उसके खिलाफ कोई टीका लगाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें कैस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाए, बंध्यता उत्पन्न हो जाए। तो इम्यूनोकैस्ट्रेशन क्या है? ये इम्यूनोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रोकने का काम करती है। ये काम कैसे करती है? ये नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली में इंसान में क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो होगा वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, ठीक है, और ये एएलएच और एफएसएच को स्टिमुलेट करता है, जो टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करती है। टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं, नॉर्मल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। और इम्यूनोकैस्ट्रेशन में क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का वैक्सीन लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जीएनआरएच जो है वो नहीं उत्पन्न होता, वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होने की वजह से वो इनएक्टिव हो जाएगा। कौन? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसकी वजह से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वैक्सीन की वजह से ये एंटी जीएनआरएच ये एंटी जीएनआरएच एंटीबॉडीज होती हैं। इस वैक्सीन में क्या होती है? एंटी जीएनआरएच एंटीबॉडीज होती हैं, ये जो वैक्सीन है। और इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है जिस एनिमल पर, उसमें ये हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनएक्टिव कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे एफएसएच एलएच नहीं बनेगा, ओवरी और टेस्टिस में स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी, और हॉर्म टेस्टिस ये भी स्टिमुलेटेड नहीं होंगे, तो नो स्टिमुलेशन। ओके, और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनेंगे, कम बनेंगे, जिसकी वजह से इसमें फर्टिलिटी इसकी जो हो जाएगी वो सप्रेस हो जाएगी और कैस्ट्रेशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी। इसमें जो पहला ऑप्शन है थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, ये टीआरएच टीएसएच प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, यहाँ पर ये सही नहीं है।
दूसरा इसमें सही हो गया प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तीसरा ये प्रोलैक्टिन के नियंत्रण से रिलेटेड है। और तीसरा है वेसोप्रेसिन, सॉरी डी नंबर पर है वेसोप्रेसिन, जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहलाता है, इसका नाम एडीएच भी है, ये एडीएच भी कहलाता है, और ये वाटर बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट, अब बाकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।